हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे चल रही होगी। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड, जिसका नाम है एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, तो समझते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में। इस यूनिट थर्ड में जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन प्रीवियस 6 to 7 ईयर्स में, वो मैंने सब आपको इसमें करवाए हैं, या जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें सब करवाया है। ठीक है, देखो, एजुकेशनल सोशियोलॉजी समझने से पहले हम सोशियोलॉजी को समझते हैं। सोशियोलॉजी क्या है? ठीक है, सोशियोलॉजी जो है आपका, अगर मैं इसका इटाइमोलॉजिकल मीनिंग आपको बताऊं तो जो सोशियोलॉजी है ये आपके दो वर्ड का यूनियन है। मीन्स एक लैटिन वर्ड है आपका सोशियस, इससे मिलके बना है, और लोगस, ये दो शब्द हैं। ये आपका लैटिन वर्ड है सोशियस, एंड जो लोगस है दिस इज़ योर ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक से आया है। तो इन देखो, सोशियस का मतलब होता है आपका सोसाइटी, ठीक है, एंड लोगस का मतलब होता है साइंस। तो मतलब क्या हुआ सोशियोलॉजी का? द साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो जो आपकी सोशियोलॉजी है वो किसकी स्टडी करने में सहायता करती है? सोसाइटी ही। ठीक है, जब आप सोशल रिलेशनशिप्स को समझते हो, ठीक है ना, तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है? सोशियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके, तो ये होता है आपका सोशियोलॉजी। ठीक है, और देखो, ये जो आपका वर्ड है ना सोसाइटी, ये बहुत पुराने प्राचीन काल से ही आपका यूज़ होता आ रहा है, आपका एशियन टाइम से यूज़ होता आ रहा है। जैसे कि आपने क्या कहते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन आपने पढ़ा था, तो उसमें ब्राह्मण सोसाइटी है, वैश्य सोसाइटी है, लिटरेट सोसाइटी, रिच सोसाइटी, जैन सोसाइटी, इन सब में सोसाइटी वर्ड का यूज़ आपका इस बहुत स्टार्टिंग से ही इस्तेमाल होता है। लाइक वेदास में आप लोगों ने हमने पढ़ा था कि उनमें हम बताया गया है कि हस्बैंड वाइफ की क्या ड्यूटीज़ है टुवर्ड्स हस्बैंड, हस्बैंड की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए वाइफ के प्रति, है या नहीं? एक बेटे की पेरेंट्स के प्रति क्या ड्यूटीज़ होती है ना, और पेरेंट्स की बेटे के प्रति क्या होती हैं, टीचर की स्टूडेंट के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, स्टूडेंट की टीचर के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है ना, या एक पर्सन की जो उसके आसपास रह रहा है उस, ठीक है ना, तो सोसाइटी में उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? सोसाइटी है जो हमको बताती है कि हमारी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां कैसी हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि देखो हम लोग एजुकेशन के बारे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक सिस्टम में कि टीचर की गुरु के प्रति क्या जिम्मेदारियां थी, गुरु की शिष्य के प्रति क्या जिम्मेदारियां थी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, क्योंकि हम लोग जो है जब इस दुनिया में आते हैं तो हम लोग सोशल इंटरेक्शन करते हैं, और सोशल इंटरेक्शन जब हम लोग करते हैं तो एक दूसरे से ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है ना। तो हमें कुछ रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स होते हैं जो हमको पता होना चाहिए, जिनका हमें पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये जो आपका वर्ल्ड सोसाइटी है ये आपको बहुत टाइम से ही चलता आ रहा है। लाइक आपके जो फादर हैं सोशियोलॉजी के, उनका नाम है आपका ये कॉमिट। ये कौन है? ये फादर हैं सोशियोलॉजी के, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी में हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं आपके सोसाइटी के, उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। लाइक सोशियोलॉजी के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हो गए, लाइक हमारे लिए अगर हम स्कूल में जाते हैं तो क्या हो गया? टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, घर पे आते हैं तो फैमिली हो गई, आसपास कहीं जाते हैं फ्रेंड्स हो गए आपके, एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया जिसके साथ आप उस टाइम हो, ठीक है ना, नेबरहुड हो गया। तो ये सब क्या है? सोशल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ये किसके? सोसाइटी के। तो हम इन सब के बारे में ही सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, इनका स्टडी करते हैं एक तरीके से, ठीक है, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बात आती है एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। जो मेन हमारा टॉपिक है इस यूनिट थर्ड में वो है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ठीक है। देखो, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो देखो, दिवे जी के हिसाब से एजुकेशन एक वो सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल टेक पार्ट इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी
From this view, the study of social consciousness is necessary for the provision of the proper education. Individual, society, social institution, social groups, social class, they are studied in educational sociology, and the influence of all these on individual is observed. Then the form of education is determined on this basis. देखो दिव्य जी के हिसाब से एजुकेशनल भी क्या है, एक सोशल प्रोसेस ही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों के जो गोल सेट करते हैं, जो एजुकेशन का हम एम सेट करते हैं, जो टीचिंग मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं, जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, हम जो है वो बच्चा जिस तरीके की सोसाइटी से आया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और बच्चों को इस तरीके से ही तो प्रिपेयर करते हैं हम, जिससे कि सोसाइटल नीड्स पूरी कर सकें, अपनी पर्सनल नीड्स वो पूरी कर सकें, ठीक है ना, ठीक है। तो दिव्य जी के हिसाब से भी एजुकेशन क्या है, ये एक सोशल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए हमको जो ये सोशल नॉर्म्स हैं इनकी भी स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, सोशल ग्रुप्स हो, सोशल क्लास हो, इन सब को ही हम स्टडी करते हैं एजुकेशनल सोशोलॉजी में, और इनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है इंडिविजुअल पे उन सब को देखते हैं, ठीक है ना। और उसके फिर बेसिस पे हम एजुकेशन किस तरीके से दी जानी चाहिए, क्या गोल सेट करने चाहिए, उनको हम फिर बाद में डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ई गोल्स पाने के हिसाब से भी बाय एजुकेशनल सोशियोलॉजी वी मीन द साइंस विच डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, सोशल प्रोसेसेस, social relationship in which or through which the individual gains and organizes his experiences, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल जो है सोशल इंटरेक्शन करके ही अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करता है, ठीक है ना। तो उनको जो है हमको जो है समझना और समझाना दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने देखो अपनी अपनी डेफिनेशन दी, ये दो मेरे को इजी लगी तो ये मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी वो ब्रांच है सोशियोलॉजी की इन विच द फॉर्म ऑफ मैन एंड ऑफ हिज एजुकेशन आर एनालाइज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स के बेसिस पे, एंड सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो होते हैं प्रॉब्लम्स के रिलेटेड टू दिस एजुकेशन को निकाला जाता है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ हाउ पीपल लिव इन सोशल ग्रुप्स, किस तरीके से जो लोग हैं, जो पर्सन है वो सोशल ग्रुप में रहेगा, ठीक है। स्पेशली इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ एजुकेशन दैट इज ऑब्टेन बाय लिविंग इन द सोशल ग्रुप एंड द एजुकेशन दैट इज नीडेड बाय द मेंबर्स टू लिव एफिशिएंटली इन द सोशल ग्रुप्स। क्योंकि देखो हाँ एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चे को हम इस तरीके से तो प्रिपेयर करते हैं जिससे कि बच्चा एक्टिवली इंगेज हो सके, आपका कोई भी टाइप की सोसाइटी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना, एक जिम्मेदार नागरिक बन के निकले, है या नहीं। तो इसीलिए एजुकेशनल सोशियोलॉजी की स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सोशल ग्रुप्स के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। नीड क्यों है एजुकेशनल सोशियोलॉजी की, है ना, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी, इसको देखते हैं। तो नॉलेज ऑफ सोसाइटी एंड द नेचर ऑफ इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन। देखो इससे हम सोसाइटी के बारे में नॉलेज गेन कर पाते हैं। भाई देखो एजुकेशन क्योंकि हमें बताइए एक सोशल प्रोसेस है, तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी में हम लोग जो हैं जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं हम उन सब की स्टडी करते हैं, फिर चाहे वो आपका फैमिली हो, कास्ट हो, स्पीशीज़ हो, कम्युनिटी हो, स्टेट हो, इन सब के बारे में हम लोग क्या है स्टडी करते हैं, ठीक है। और इनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा बच्चे की एजुकेशन पे उसको हम देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो अब जब बात आती है बच्चे को नॉलेज देने के लिए, तो इसीलिए तो जो एजेंट्स हैं एजुकेशन के, जो लाइक टीचर हो गया या आपके प्रोफेसर्स हो गए, ठीक है, तो जो एजेंट्स हैं आपके एजुकेशन के, फैमिली भी आ जाती है आपकी, ठीक है, तो उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या फिर उनको समझना कि वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, किस तरीके की फंक्शनिंग वो कर रहे हैं। देखो हर बच्चा अलग अलग परिवार में डेवलप होता है, बड़ा होता है,
अलग अलग तरीके से फैमिली के साथ इंटरेक्शन होता है। हर परिवार एक जैसा नहीं होता, हर परिवार की बिलीव्स, वैल्यू सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसी से ही हर एक बच्चे में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो एक फैमिली तो है कि बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दे रही है, उसको अच्छे से मतलब बोलना सिखा रही है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, उसको सिखा रही है कि हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। एक दूसरी फैमिली के बच्चे ने जैसा बोल दिया ठीक है, वो अब छोटा है ये सोच के कि उसने इग्नोर कर दिया, तो देखो कितना फ़र्क आ जाता है बच्चे के बोलने में भी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन हम लोग करते हैं ना, तो उसका भी कहीं ना कहीं एजुकेशन पे बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। बच्चे का माइंडसेट वैसे ही बैठ जाता है फिर, है नहीं। असिस्टेंस इन क्लियरिंग द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। देखो एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है आपका ये हेल्प करती है आपकी टीचर्स की या जितने भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी, जिससे कि वो एक ट्रू कंसेप्ट जो एजुकेशन का उसको वो समझ सके। असिस्टेंस का ही मतलब होता है हेल्प करना। असिस्टेंस डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी एफर्ट्स डालती है जिससे कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें प्रॉब्लम्स को सोसाइटी की, है ना, और क्या हम मेथड्स ले सकते हैं जिससे कि हम प्रॉपर एजुकेशन जो है हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। ये आपकी मदद करती है जिससे कि हम सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको हम समझ सकें और उनके बेसिस पे हम एजुकेशन के एम को डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। असिस्टेंस इन कंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम ऑफ एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो आपकी एजुकेशन का करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने में भी कहीं ना कहीं सहायता करती है, क्योंकि देखो जो सोशल नीड्स हैं अगर हमें उनको पूरा करना है, ठीक है, तो उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो होती है वो आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके आउटकम को स्टडी करती है और फिर सिलेक्ट करती है कि किस तरीके का हम करिकुलम डिज़ाइन करें जिससे कि एक डेफिनेट आउटकम निकल कर आए, ठीक है। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी को स्टडी होना फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। असिस्टेंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, देखो एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है आपकी मदद करती है टीचिंग मेथड्स कंस्ट्रक्ट करने में। देखो प्रॉपर टीचिंग मेथड्स तो हम जो है नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं आज की जितनी ये मॉडर्न कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटीज़ हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, कि प्रॉपर टीचिंग मेथड्स तो हम बेशक नहीं प्रोवाइड कर सके, लेकिन हम जो है पूरी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट तक, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैन एक सोशल एनिमल है और जब तक हम नहीं समझेंगे उसको तब तक हम प्रॉपर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें। अब देखो आज के टाइम पे सबका माइंडसेट अलग अलग है, ठीक है ना। एकदम में किसी का मूड किसी टाइम पे कुछ है तो किसी टाइम पे किसी का मूड कुछ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है आपका ये जो है आपकी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है, जिससे कि हम टीचिंग मेथड्स हम क्या अडॉप्ट करें उनको डिटरमाइन करने में, ठीक है। देखो आज के टाइम पे टीचर चाहे क्लास में कितना ही अच्छा पढ़ा दे, ठीक है ना, लेकिन किसी एक बच्चे के लिए वो टीचिंग मेथड अच्छा है तो शायद किसी दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, वो किसी दूसरे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो देखो एक बिल्कुल ही हम कहें कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट और एक प्रॉपर टीचिंग मेथड्स तो देखो अडॉप्ट कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन एक कोशिश की जा सकती है कि एक मेजॉरिटी तक बच्चों को जो है अच्छा इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड के ज़रिए हम लर्निंग प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। नॉलेज ऑफ सोशल कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशन, ठीक है। तो देखो देखो जो डिसिप्लिन है ये भी अगर देखा जाए तो एक तरीके की क्या है, ये एक सोशल फीलिंग है डिसिप्लिन, ठीक है। कि आप डिसिप्लिन में जो है आप सोशल लॉज को फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। तो ये एक सोशल फीलिंग है और ये बच्चों के अंदर जब भी डेवलप हो पाएगी जब बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। तो इस चीज़ की भी सोशल कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। असिस्टेंस इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ ए स्कूल, मतलब कि एजुकेशन सोशियोलॉजी स्टडी करती है स्कूल की फंक्शनिंग को भी, ठीक है। और क्या कहते हैं कि
हेल्प करती है कि स्कूल की फंक्शनिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उस चीज़ पे भी ये मदद करती है। ठीक है। प्लेस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन एजुकेशनल प्रोसेस। देखो एजुकेशनल सोशोलॉजी जो है, आपका जो टीचर का रोल है या जो स्टूडेंट का रोल होता है एजुकेशन प्रोसेस में, उसको भी एक बहुत ही बखूबी तरीके से एक्सप्लेन करती है। ठीक है ना। तो इसीलिए तो टीचर्स को बोला जाता है कि जब भी वो कभी पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो एक आपका जो है प्रॉपर सोशल एनवायरनमेंट जो है आप क्रिएट करके रखें। जब हमने पढ़ा था एजुकेशन एक ट्राईपोलर प्रोसेस है, तो उसमें हमने 3 पोलर पढ़े थे, टीचर, स्टूडेंट एंड एक सोशल एनवायरनमेंट, है ना। क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो जब भी तो टीचर्स को बोला जाता है कि जब भी आप पढ़ा रहे होते थे, एक प्रॉपर सोशल एनवायरनमेंट जो है आप बना के चलें, जिससे कि स्टूडेंट जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, ओपन माइंड होकर वो पढ़ सके। ठीक है ना। तो ये एजुकेशनल प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट की भी एक जगह होनी चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ अदर प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। देखो सोसाइटी देखो बहुत ही ज़्यादा चेंजेबल है। ठीक है ना। उसकी नीड्स जो हैं वो चेंज होती रहती है। ठीक है ना। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मतलब ही है कि जो ये सोसाइटी की नीड्स चेंज होती जा रही हैं, हमें उनको भी पूरा करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें सोसाइटी का पूरा नेचर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। और हमें जो है कितने तरीके के सोशल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, उनको समझना, उनको एजुकेशन में इंक्लूड करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर। ठीक है। तो एजुकेशनल सोशोलॉजी जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है हमारे लिए, जिससे कि हम जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल सकें किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है ना। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। ठीक है। तो एजुकेशन सोशोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब देखो हाउ द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी सपोर्ट्स द टीचर टू डेवलप अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एज इट इज़। मैंने ये आपको क्वेश्चन यहाँ राइट करके दिखाया है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका आई थिंक 2018 में शायद या 2017 में, इन दोनों में से ईयर में से ही किसी में ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। ठीक है। तो देखते हैं कि एजुकेशनल सोशोलॉजी की नॉलेज किस तरीके से टीचर्स को सपोर्ट करती है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो एजुकेशनल सोशोलॉजी टीचर को एम्पावर करती है जिससे कि वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी डेवलप कर सके बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू सोशल स्ट्रक्चर्स, इनेबलिंग दैम टू फोस्टर इक्विटी, चैलेंजेस इन क्वालिटीज, अडेप्ट करिकुलम टू स्टूडेंट बैकग्राउंड्स। ठीक है। मतलब कि टीचर जो है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी आपकी डेवलप कर सकती है किस तरीके से, बाय प्रोवाइडिंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। बच्चों को डीप अंडरस्टैंडिंग देके किस चीज़ की, सोशल स्ट्रक्चर्स की, जो आपके जो भी कुछ सोसाइटी में चल रहा है, जो भी कुछ है, इनेबल करना बच्चों को कि इन इक्विटी आए। ठीक है ना। और जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं बच्चे उसको चैलेंज कर सकें, करिकुलम अडेप्ट कर सकें टू द बच्चों के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर वो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान रखता है कि वो अडेप्टेबल करिकुलम डिज़ाइन करे बच्चों के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है। बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर कर सके, बच्चे इन इक्वालिटीज़ को चैलेंज कर सके, इक्विटी को फोस्टर करे। ठीक है। और डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे बच्चों को सोशल स्ट्रक्चर्स की। तो इस सब की मदद से वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी डेवलप करने में कामयाब हो सकता है टीचर नॉलेज का यूज़ कर सकता है एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। ठीक है ना। जो सोशल चेंजेस आते हैं उनको प्रमोट करने में, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने में, और जो आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको प्रमोट करने में, जिससे कि हम आने वाले मॉडर्न चैलेंजेस को पूरा कर सकें। ठीक है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता है ना, जो आपकी एक जिम्मेदारियां हैं एज अ नागरिक। ठीक है। लाइक आपका वोटिंग हो जाता है। ठीक है ना। तो ये वोट देना आपका अधिकार है, टैक्स देना आपका अधिकार है, आपको देना ही है ये। ठीक है ना। वो चीज़ें, इनसे आप बच नहीं सकते, नहीं भाग सकते। ठीक है। तो देखो क्या क्या तरीके हैं जिससे एजुकेशनल सोशोलॉजी किस तरीके से टीचर्स को सपोर्ट करते देखते हैं। एड्रेसिंग इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। देखो टीचर्स जो हैं, जो आपके सोशल फैक्टर्स होते हैं लाइक क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, इन सबको वो आइडेंटिफाई करती है। ठीक है ना। जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको चैलेंज किया जा सके, जो
प्रीजुडिस है उसको कम किया जा सके, बायसनेस जो होती है एक किसी एक बैकग्राउंड के प्रति या किसी एक कास्ट के प्रति जो बायसनेस होती है कि ये कास्ट के लोग अच्छे होते हैं ये बुरे होते हैं, उसको कम कर सके। और जो मार्जिनलाइज जो आपके लो बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट कर सके, मतलब कि एक तरीके से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, इक्विटी प्रोवाइड करना, क्लास में इक्विटी लाना और इक्वालिटी लाना, दोनों चीज़ लेके आना। ठीक है, ये अगर टीचर करता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि एजुकेटर जो टीचर है वो रिकॉग्नाइज करे डैट लर्निंग जो होती है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइल्ड्स होम लाइफ। ठीक है ना, कि बच्चे की लर्निंग उसके घर से ही इन्फ्लुएंस्ड होनी शुरू हो जाती है, उसकी जो आसपास की सराउंडिंग है, कम्युनिटी है, उससे इन्फ्लुएंस होती है लर्निंग। ठीक है, तो अलाइन दैम टू मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो टीचर जो है बच्चे का जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो उसकी सराउंडिंग है, जो जिस कम्युनिटी में वो रहता है या जिस तरीके की फैमिली में उसको एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसको वो समझे भी और मैनेज करके चले, जो स्कूल और सोसाइटी के बच्चा इंटरेक्शन करता है उस चीज़ को वो मैनेज करके चले। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्रेसिव पैडागोजीज। ठीक है, पैडागोजीज मतलब टीचिंग मेथड्स। तो सोशोलॉजी एनकरेज करती है डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करने में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रमोट करने में, ग्रुप डायनेमिक्स को फोकस करने में ओवर ट्रेडिशनल पैसिव मेथड्स एंड फोस्टर करने में सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड्स। ठीक है, मतलब कि आप जो है जो प्रोग्रेसिव टीचिंग मेथड्स होते हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, जो ऐसे मेथड्स लेके आओ जो आप जिस लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड्स हो गए। ठीक है ना, और क्या कहते हैं आपका सोशल स्किल्स जिससे बच्चों की प्रमोट हो, कोऑपरेटिव एटीट्यूड्स बच्चों के अंदर आए। ठीक है ना, ये जो आपके ट्रेडिशनल पैसिव मेथड्स थे इनको हटाकर, ठीक है ना, ग्रुप डायनामिक्स लेके आओ कि बच्चे ग्रुप में स्टडी करें। ठीक है ना, पहले एक्टिव लर्निंग होनी बहुत ज़रूरी है, पैसिव लर्निंग नहीं कि टीचर ने आया 4 लाइन लिख दी बोर्ड पे रट लो बात खत्म, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे रट्टाफिकेशन, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आज का ज़माना उस टाइप का है एजुकेशन का कि बच्चे जो है रियल लाइफ से चीज़ों को करके सीखें, उनको लिंक करें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सोशल चेंजेस को फोस्टर करें। देखो जो टीचर है वो एक सोशल रिफॉर्मर की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, एजुकेशन का हम यूज़ करते हैं टू अपडेट सोशल वैल्यूज़ एंड चैलेंजेस रिजिड ट्रेडिशंस प्रमोटिंग ए मोर डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर। देखो टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को टू बी ए सोशल रिफॉर्मर। ठीक है ना, कि जिससे कि जो हमारी सोशल वैल्यूज़ है देखो अपडेट होती रहनी चाहिए। आज का ज़माना देखो और पहले के टाइम में देखो कि थी लोगों की सोच में कितना डिफरेंस था, है या नहीं। आज के पहले टाइम पे लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, आज जाने दिया जाता, क्योंकि लोगों का माइंडसेट बदला है। ठीक है, सोशल वैल्यूज़ बदले हैं, जो रिजिड ट्रेडिशंस थे उनको चैलेंज किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रमोट करा है एक प्रोग्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर को। जब भी तो आज के ज़माने में देखो लड़कियां भी बाहर जाती हैं, आज के ज़माने में देखो हर फील्ड में आपको लड़का लड़की सब जगह मिलते हैं तरक्की के मामले में। ठीक है ना, तो यही है कि सोशल चेंजेस को फोस्टर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, टीचर जो है खुद एक सोशल रिफॉर्मर होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रिपेयर करता है कि नहीं बेटा, कि आपको अगर लगता है कि ये ट्रेडिशन गलत है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो यू हैव टू चैलेंज इट। ठीक है ना, फोस्टर करना किसको, सोशलाइज्ड सिटीजन्स को। टीचर जो है फोकस करे ऑन ट्रेनिंग चिल्ड्रन टू बिहेव एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, डेवलपिंग हेल्दी एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों का टुवार्ड्स ह्यूमन रिलेशंस एंड कम्युनिटी। ठीक है, इन सब चीज़ों पर अगर टीचर ध्यान देता है तो ऑफकोर्स वो जो है आपका सक्षम होगा इन डेवलपिंग ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो इन सब चीज़ों को समझ के कि किस तरीके से स्कूलिंग जो है सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से सोसाइटी स्कूलिंग को इम्पैक्ट करती है, टीचर इस नॉलेज को यूज़ करके एक ऐसा इन्वायरमेंट कल्टीवेट कर सकते हैं जिससे कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी बढ़ावा दे सकें और जितनी भी डिस्क्रिमिनेटेड प्रैक्टिसेस हैं उनको हम कम कर सकें। ठीक है, समझ में आया।
एक क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है और सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, और इन दोनों एम्स में से आज के इस डेमोक्रेटिक इंडिया में हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए ज़्यादा और क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। जो इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं, ये जो पर्सन का जो उसका खुद का पोटेंशियल है उसको डेवलप करने की बात करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को निखारने की बात करते हैं, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की बात करते हैं। जबकि जो सोशल एम्स होते हैं वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनके अंदर सोशल एफिशिएंसी लेके आते हैं, कोऑपरेशन वाली भावना लेके आते हैं, कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं, जिससे कि बच्चे कंट्रीब्यूट करें टू द कम्युनिटी की प्रोग्रेस में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इंडिविजुअल और सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, समझ में आया कि इंडिविजुअल एजुकेशन क्या है, बच्चे का अपना खुद का विकास होना, उसकी पर्सनैलिटी निखरना, उसकी पोटेंशियल को समझना, डेवलप करना, उसके अंदर क्रिएटिव स्किल्स लेके आना, डेवलप करना। जबकि सोशल एम्स जो होती है वो इंडिविजुअल को ट्रेन करती है, उसके अंदर सोशल एफिशिएंसी लेके आती है, कॉपरेशन मतलब कॉपरेटिव बनता है लोगों के साथ और कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिटी के प्रोग्रेस में। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट एजुकेशन मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि आप पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलो। इससे क्या होंगे, यूज़फुल सिटीजन्स आपके बन के निकलेंगे वे बच्चे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था ना कि 2 एम्स में से किस एम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। भैया दोनों ही समान प्रायोरिटी के हैं। ठीक है ना, पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी साथ के साथ बताते रहना चाहिए। एक बैलेंस दोनों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन आपके क्या हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि फोकस करना किस पे, ऑन डेवलपिंग लर्नर्स यूनिक पोटेंशियल, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी। बच्चे का पोटेंशियल जो उसके अंदर यूनिक पोटेंशियल होता है, हर बच्चे में अपना अपना एक यूनिक पोटेंशियल होता है, उसको डेवलप करना, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाना, पर्सनालिटी उसकी अच्छे से डेवलप करना, पर्सनल ग्रोथ बच्चे की होना, उसमें से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की, क्रिएटिविटी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना, फोस्टर करना सेल्फ रिलायंस मतलब कि वो सेल्फ डिपेंडेंट, अपने पे ही डिपेंडेंट होकर चीज़ों को करने की कोशिश करे, सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने विचारों को व्यक्त करने की भी उसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म प्रोपोनेंट्स लाइक जैसे कि आपके रोशियो हो गए या और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हो गए, तो वो मानते थे कि जो एजुकेशन है इट शुड बी टेलर्ड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेदर देन वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच। देखो जो आपकी एजुकेशन है वो आप देखो हम हर एक बच्चे में कोई ना कोई डिफरेंस देखने को मिलता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही हमें एजुकेशन का जो डिज़ाइन है वो बनाना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज अप्रोच पे ध्यान ना दें कि आपने कोई भी एक अपने स्ट्रक्चर बना दिया एजुकेशन का और वही सब बच्चों पर फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ध्यान में रखते हुए आपको जो है एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म को फोकस करना चाहिए, जब भी तो हर एक बच्चे के अंदर जो यूनिक पोटेंशियल है वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है ना, अब जब आप एक ही एजुकेशन स्ट्रक्चर बना दोगे और आप सोचोगे कि यही सब बच्चों पे फिट हो जाएगा एजुकेशन स्ट्रक्चर जो आप पढ़ाना चाह रहे हो बच्चों को, तो उसमें सिर्फ कुछ ही बच्चों का पोटेंशियल आपको बाहर देखने को मिलेगा, सबका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब बच्चों के अकॉर्डिंग है ही नहीं। जो कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग होगा तो वो बाहर आ जाएंगे बढ़िया बन के, और जो जिन रह जाएंगे तो वो रह ही जाएंगे फिर। तो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमेशा हमें हमेशा एजुकेशन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, करेक्टर डेवलपमेंट हमें जो है बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए, जिससे है ना, और बच्चे करेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चा अपनी सक्सेस पे फोकस करे। ठीक है ना, तरक्की करे। ये होते हैं इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। सोशल एम्स क्या है एजुकेशन के, सोशल एफिशिएंसी मतलब इंडिविजुअल को प्रिपेयर करा जाए कि वो एक अच्छे मेंबर बन के आए सोसाइटी के, जो कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटल नीड्स में। सोशल एडजस्टमेंट हेल्प करती है जिस इंडिविजुअल को अडेप्ट करने में, ठीक है ना, और दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से रहने में, कल्टीवेट करना टीम वर्क को और कॉपरेशन। ठीक है, ये सोशल एडजस्टमेंट में आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि एनकरेज करना बच्चों को, जिससे कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझे, सोशल ड्यूटी को समझे, सिटीजनशिप को समझे। ठीक है, कल्चर प्रिजर्वेशन, भाई
हमारा कल्चर जो है वो ट्रांसमिट ही तो होता रहता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ट्रेडिशंस है, ट्रांसमिट होते रहते हैं, वैल्यूज़ हैं, ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो इनको भी प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये होते हैं आपके सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब देखो, इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक इंडिया बोथ इंडिविजुअल और सोशल एम ऑफ एजुकेशन जो है दोनों ही इक्वल इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन को फिर भी हम 1% बस ऊंची प्रायोरिटी दे सकते हैं ओवर द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि जो आपके सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक प्रोमोशन ऑफ अ सोशल जस्टिस। एजुकेशन जो है आपकी प्रोमोट करती है सोशल जस्टिस को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को। बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है टू इंश्योर दैट एजुकेशन डज नॉट बेनिफिट इंडिविजुअल्स बट आल्सो हेल्प्स टू प्रमोट ए मोर इक्विटेबल एंड जस्टिफिएबल सोसाइटीज। ठीक है ना, कि जो एजुकेशन है ये इंडिविजुअल्स को तो बेनिफिट करेगी उनकी पर्सनली, लेकिन एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक भी ये तुम्हें बना के निकालेगी। ठीक है, जो अगर सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन पे भी फोकस किया जाएगा। ठीक है ना, कि इससे क्या होगा, इक्विटेबल सोसाइटी आपकी बनेगी। इक्विटेबल सोसाइटी का मतलब क्या है ना, कि सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ देखो, इक्वालिटी क्या होती है कि सबके पास समान अपॉर्चुनिटी है। इक्विटी होती है कि अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन शायद सिचुएशन अलग होने की वजह से बच्चा उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, तो आप उसकी सिचुएशन को समझ के उसकी उस समस्या को भी दूर करो, जिससे कि जो अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है तो उसको वो फ़ायदा भी ले। मिलने से तो कुछ नहीं होता ना अपॉर्चुनिटी भाई। एक जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा कि लाइक मान लो कि इस तरफ ये मैच चल रहा है आपका, इस तरफ आपका मैच चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, एक तो बड़ी हाइट का बच्चा है, एक छोटी हाइट का बच्चा है। तो बड़ी हाइट का बच्चा जो है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैच देखने के लिए। ये दीवार सी, मान लो ये दीवार से नेक्स्ट साइड में आपका मैच हो रहा है, ये जो छोटा बच्चा है इसको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैच देखने के लिए, लेकिन सिचुएशन अलग है दोनों की। इसकी हाइट बड़ी होने की वजह से ये तो मैच देख पा रहा है, ये नहीं देख पा रहा छोटा बच्चा। तो यहाँ इक्वालिटी है, दोनों को समान अपॉर्चुनिटी दी गई है, जाओ जाकर मैच देखो। लेकिन सिर्फ यही देख पा रहा है क्योंकि जो चीज़ें हैं वो इसके हित में है, और ये नहीं देख पा रहा। अब यही हम इस बच्चे को 2-3 स्टूल ला कर दे दें, इस स्टूल के ऊपर खड़े होकर बच्चा देने लग जाएगा, तो अब इक्वालिटी के साथ साथ दोनों की सिचुएशन बेशक अलग होगी, लेकिन हमने समाधान निकाल दिया। तो ये दिस इज़ नॉन एज इक्विटी। ठीक है, तो हमको इक्वालिटी के साथ साथ ना एक इक्विटेबल सोसाइटी हमको बनानी है। ठीक है ना, हमें जस्टिस, बच्चों को जस्टिस के बारे में हमें बताना, इक्वालिटी के बारे में बच्चों को समझाना, इक्विटी के बारे में बच्चों को समझाना। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, लाइक लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब के बारे में हमें बच्चों को समझाना है। और जो सोशल एम्स होते हैं एजुकेशन के, वो इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जिससे कि एक जस्टिसिएबल सोसाइटी आपकी बन के निकले। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एजुकेशन जो है, it should aim to develop responsible citizens who are active participants in the democratic process. Education जो है एक responsible citizen, आपके एक जिम्मेदार नागरिक बनाना एजुकेशन का काम है। वो लोग जो आपके एक्टिवली पार्टिसिपेंट हों डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उनके अंदर वैल्यूज़ डेवलप करें, लाइक पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना उन बच्चों के अंदर डेवलप हो, वो रेस्पेक्ट करें डाइवर्सिटी की, कमिटमेंट हो टू द कॉमन गुड। ठीक है, विच विल इनेबल टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर द ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ये आपका, इसमें एजुकेशन जो है इट मस्ट प्रिपेयर इंडिविजुअल्स कि वो रेस्पॉन्सिबल बने और इंगेज्ड ग्लोबल सिटीजन्स बने, है ना, हर एक्टिविटी में इंगेज रहना पसंद करें। दिस इन्वॉल्व्स फोस्टरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड परस्पेक्टिव्स। इससे क्या होता है कि आप अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग परस्पेक्टिव्स को, अलग अलग कल्चर को समझते हो। ठीक है ना, आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन आप अच्छे से कर पाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है ना, इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में अगर आप सक्सेसफुल रहना चाहते हो तो। ठीक है,
एड्रेसिंग सोशल इशूज़, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल इशूज़ को एड्रेस करने में, लाइक इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारे सोशल इशूज़ हैं। तो सोशल अवेयरनेस अगर आप लाके आते हो, एम्पैथी एंड कंपेंशन को अगर आप प्रमोट करते हो, तो एजुकेशन जो है इंडिविजुअल को इंस्पायर करता है कि वो एक्शन ले, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े अपना सोसाइटी पे, ठीक है। तो इसीलिए सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन भी कहीं ना कहीं 1% आप कह सकते हो कि ये ज़्यादा प्रायोरिटी हम इनको दे सकते हैं हल्की सी इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन से। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में बैलेंस अगर हम बनाकर चले तो दिस इज़ वेरी वेल इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया है कि एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर द सोशल चेंज एज वेल एज सोशल कंट्रोल। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करके अपना हमें आंसर देना था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन उठा के आप देख सकते हो। तो एजुकेशन एक क्यों एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर द सोशल चेंज एज वेल एज फॉर द सोशल कंट्रोल, देखते हैं। देखो एजुकेशन जो है आपका, it has always been recognized as a powerful instrument for the social change and social control। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक वो माध्यम है जिसके जरिए इंडिविजुअल्स जो हैं सोसाइटी को इम्प्रूव करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है इन शेपिंग द एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सोशल चेंज और सोशल कंट्रोल डिपेंडिंग ऑन, ये इस पे निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। देखो सोशल चेंज का देखते हैं पहले, ठीक है, कि एजुकेशन जो है सोशल चेंज में किस तरीके से एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह रोल प्ले करता है। तो देखो सोशल चेंज एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं सोसाइटी के, उनमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। एजुकेशन एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है फॉर द सोशल चेंज बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रोवाइड करके, इक्वालिटी को प्रमोट करके, डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सके एंड मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर करके। एजुकेशन हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को टू डेवलप अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आए एंड सिविक इंगेजमेंट वाला आए उनके अंदर सेंस विच कैन लीड टू पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, ठीक है। तो सोशल चेंज जो है ये क्या है, आपके जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना। एजुकेशन जो है आपका ये किस तरीके से सोशल चेंजेस में आपका रोल प्ले करता है, लाइक जब इंडिविजुअल्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आएगी, इक्वालिटी को वो प्रमोट करने की बात करेंगे, डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, उसको प्रमोट करेंगे। मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, जब उनको भी पावर मिल जाएगी, वो भी सशक्त हो जाएंगे, एम्पावर्ड हो जाएंगे, तभी तो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो एजुकेशन जो है इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं कि वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस उनके अंदर डेवलप हो, सिविक इंगेजमेंट पे एकदम कमिटेड हो वो, ठीक है ना। तो इससे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं हमारी सोसाइटी में। अब देखो बहुत सारी कंट्रीज़ में एजुकेशन जो है उसको हम यूज़ करते हैं टू रीइंफोर्स डोमिनेंट सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। कैसे? देखो बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, हम एजुकेशन को यूज़ करते हैं, जो आपके मान लो कोई एक पर्टिकुलर सोशल नॉर्म है या कोई एक पर्टिकुलर सोशल वैल्यू जिसका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, तो उसको रीइंफोर्स करने के लिए भी हम एजुकेशन का ही यूज़ करते हैं। लाइक कि बहुत सारी कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एजुकेशन इज़ यूज टू प्रमोट ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड डिस्करेजिंग क्वेश्चनिंग ऑफ एन अथॉरिटी। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे वो लोग जो आपके ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स अब तक चलते आ रहे हैं उन्हीं को ही प्रमोट करते रहे ना, और जो अथॉरिटी होती है कि भाई नहीं ये काम कोई भी कर सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, उसको ये लोग डिस्करेज करते हैं। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, कंजर्वेटिव सोसाइटीज आज के टाइम पे भी, ठीक है। तो कहीं कहीं पे एजुकेशन जो है आपका जो डोमिनेंट सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनको रीइंफोर्स करने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो इससे क्या होता है कि सोशल चेंजेस तो आ नहीं पाता, उसको ये लिमिट कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी है बहुत ज़्यादा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जो है इंडिविजुअल को एम्पावर करती है कि वो सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करे, ठीक है, प्रमोट करे, पॉजिटिव चेंजेस आए सोसाइटी में, और इट कैन रीइंफोर्स द हायरार्कीज एंड मेंटेन द स्टेटस, ठीक है।
कभी कभी एजुकेशन जो हायरार्की आपकी पहले से चलती आ रही है उसको भी ये रीइंफोर्स कर देती है, ठीक है ना, स्टेटस जिससे उनका बना रहे। तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फॉर द सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल एंड इंश्योर दैट इट इज़ यूज टू प्रमोट इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड पॉजिटिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि जब भी देखो पीछे बात हुई थी कि ये इस पर निर्भर करता है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा रहा है, निर्भर सारा इस पे ही है, ठीक है। अभी हमने जैसे कि यहाँ पढ़ा कि सोशल चेंजेस हम इस तरीके से ला सकते हैं अगर हम एजुकेशन को इस तरीके के लिए यूज़ करें। लेकिन देखो फिर भी कुछ कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ आज भी ऐसी है जो एजुकेशन को इस तरीके से यूज़ करती है, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि किस तरीके से यूटिलाइज होता है, उसी तरीके से आपको फिर रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने सोशल चेंज की बात करी कि किस तरीके से हम सोशल चेंजेस ला सकते हैं, जिससे कि लाइक हम इक्वालिटी को प्रमोट करें, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ावा दें, डाइवर्सिटी को प्रमोट करें, एम्पावर करें मार्जिनलाइज ग्रुप्स को, बट लोगों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस डेवलप हो, ठीक है ना, सिविक इंगेजमेंट लोगों के अंदर आए जिससे कि पॉजिटिव चेंजेस आए सोसाइटी में। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सोशल कंट्रोल भी हो रहा है एजुकेशन के माध्यम से। कुछ कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ आपकी कुछ ऐसी भी हैं जो आपके ट्रेडिशनल आपके जेंडर रोल्स चलते आ रहे हैं उन्हीं को ही वो प्रमोट करना चाहती हैं, वो अथॉरिटी की क्वेश्चनिंग को डिस्करेज करती हैं। जो आपके सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो आपके डोमिनेंट थे पहले से ही, एजुकेशन कहीं ना कहीं उसको ही रीइंफोर्स करती रहती है। तो यहाँ पे सोशल चेंज को क्या है, कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सोशल चेंज जो आपका आना चाहिए था उसको ना लाके उसको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, जो सोशल चेंज है देखो ये ना दिस लिमिट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सोशल चेंज, यहाँ सोशल कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो एजुकेशन जो है भाई देखो एजुकेशन का काम तो यही होना चाहिए कि वह इंडिविजुअल्स को इतना सशक्त बना दे जिससे कि वो सोशल नॉर्म्स को जो है आपका चैलेंज कर सके और पॉजिटिव चेंजेस को जितना हो सके उसको प्रमोट करें, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जो हायरार्कीज़ आपकी पहले से चलती आ रही हैं उनको ही रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है, तो जिससे कि उनका स्टेटस बना रहे। तो दोनों ही तरीके हैं एजुकेशन के एप्लीकेशन के, ये इस पर निर्भर करता है कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड होती है या किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन टूल को समझना, रिकॉग्नाइज करना कि ये कितना बड़ा शस्त्र है सोशल चेंज लाने का या सोशल कंट्रोल जो है उसको देखने का, ध्यान में रखने का, ठीक है, जिससे कि हम प्रमोट कर सकें इक्वालिटी को, डाइवर्सिटी को और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि द काइंड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। भाई देखो एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो इसके ऊपर हमको एक टिप्पणी लिखनी थी अपनी। तो एजुकेशन क्या है, देखो ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है सोसाइटी का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। तो जो काइंड ऑफ एजुकेशन जो हम अलग अलग सोसाइटीज़ में प्रोवाइड करते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। लाइक आपका कल्चर है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। लाइक कल्चर का तो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पड़ता है ऑन द काइंड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन सोसाइटी। बहुत से कल्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें एजुकेशन इज़ प्राइमरली एम्ड एट पासिंग डाउन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्योंकि देखो बहुत से कल्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें एजुकेशन का, जिनको इन कल्चर्स के लिए एजुकेशन का मतलब ही होता है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसी को ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करते चले जाओ। लाइक कि बहुत सारी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें एजुकेशन इज़ फोकस्ड ऑन टीचिंग सर्वाइवल स्किल्स, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स एंड मेडिसिन्स पे ही चल रहा है। जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम किस पे फोकस करता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स पे, मेडिसिन्स पे, ठीक है, जो टीचिंग सर्वाइवल स्किल्स होती हैं उन पे ही ये आपका जो है फोकस करता है। लेकिन आज के टाइम पे आप देखो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ही देख लो, एजुकेशन जो है वो उसका यूज़ किया जाता है जिससे कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो, ठीक है ना। लेकिन कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज़ ऐसी भी हैं जो सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज को ही बस आगे बढ़ाना चाहती हैं और किसी नई चीज़ पे वो ध्यान ही नहीं दे रही हैं बिल्कुल भी। तो कल्चर का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपका किस पे, उस पे, एजुकेशन पे, ठीक है।
टीचिंग सर्वाइवल स्किल्स आपकी होती हैं कि जो कुछ की एरियाज़ पे ही फोकस करते हैं, लाइक आपका शेल्टर बिल्डिंग हो गया, फायर स्टार्टिंग, आपका वाटर सोर्सिंग, ठीक है ना, बस कुछ ही आपके की एरियाज़ पे ही फोकस करना, वो आपके टीचिंग सर्वाइवल स्किल्स में आता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। इंडिजीनियस मीन्स नेटिव, नेटिव एक पर्टिकुलर एरिया की कम्युनिटी। फिर आते हैं हम रिलीजन पे। कुछ सोसाइटीज़ में एजुकेशन इज़ क्लोजली टाइड टू रिलीजन, ठीक है, होता है। रिलीजियस सोसाइटीज़ में एजुकेशन इज़ एम्ड एट प्रमोटिंग रिलीजियस वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को ही आपका जो है प्रमोट करना होता है। फॉर एग्जांपल इस्लामिक एजुकेशन आपने पढ़ी थी, उसमें कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में, तो वो उसका मेन मकसद ही क्या था, कुरान को पढ़ाना, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ाना, अरेबिक लैंग्वेजेस को पढ़ाना। या सिर्फ इस्लाम एजुकेशन ही क्यों, आप ये बुद्धिस्ट एजुकेशन थी, वो सिर्फ अपने धर्म को बढ़ावा देती थी। जैसे आपके फिर अंग्रेज आए, उन्होंने सिर्फ अपने उसको बाइबल को उन्होंने फोकस करा। ठीक है, तो है ना, तो रिलीजियस सोसाइटीज़ भी होती हैं कहीं ना कहीं जो सिर्फ अपने ही धर्म को बढ़ाना चाहती हैं, उसी से रिगार्डिंग वो पढ़ाना चाहती हैं लोगों को। लेकिन देखा जाता है कुछ सेकुलर सोसाइटीज़ भी होती हैं जो आपका इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करती है रेदर देन रिलीजियस टीचिंग पे। तो रिलीजन का भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। इकोनॉमी पे भी बहुत निर्भर होता है एजुकेशन का। द काइंड ऑफ एजुकेशन जो सोसाइटी में प्रोवाइड की जाती है इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ हैं, लाइक तो एजुकेशन इज़ गियर टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर द वर्क। सो भाई देखो, कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है तो एजुकेशन जो है वहाँ पे इस तरीके से दी जाएगी जिससे कि इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर किया जाए, वर्क फोर्स प्रिपेयर की जाए, है ना। ये जो सोसाइटीज़ हैं ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालते हैं किस पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे। इन कॉन्ट्रास्ट अगर मान लो आपके आसपास एग्रीगेरियन सोसाइटी है तो एजुकेशन जो है वहाँ पे फोकस की जाएगी जिससे कि फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके अंदर स्किल्स डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो एक इकोनॉमी का भी डिफरेंस आ जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम का भी डिफरेंस आ जाता है, लाइक पॉलिटिकल सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द काइंड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द सोसाइटी। तो जैसे कि मान लो आपकी टोटलिटेरियन सोसाइटीज़ होती हैं, टोटलिटेरियन मतलब इक्वालिटेरियन सोसाइटीज़ जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। एजुकेशन इज़ ऑफन यूज्ड एज अ टूल फॉर इंडोक्ट्रिनाइजेशन एंड द करिकुलम जो होता है हाईली रेगुलेटेड टू प्रमोट सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जो एजुकेशन है इज एम्ड एट प्रमोटिंग फ्री थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। देखो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में क्या होता है, एजुकेशन का एम होता है कि हम फ्री थिंकिंग को प्रमोट करें, हर किसी के पास अपने विचार व्यक्त करने का क्या कहते हैं राइट है, ठीक है ना, कि वो फ्रीली थिंक कर सके और उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो सके। ऐसा डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ का ही होता है। लेकिन कुछ टोटलिटेरियन सोसाइटीज़ होती हैं, टोटलिटेरियन का मतलब मैं गलत बोल रही हूँ, वो और शब्द होता है, वो टोटलिटेरियन एंड इक्वलिटेरियन बोथ आर अपोजिट वर्ड्स, ठीक है ना, मैं विलोम शब्द बोल बैठी। इक्वलिटेरियन होता है आपका डेमोक्रेटिक का सिनोनिमस, ठीक है। टोटलिटेरियन होता है आपका जो डिक्टेटरशिप होती है, जो जहाँ डिक्टोरल आपकी जो आपके डिक्टोरल सोसाइटीज़ होती है, दिस इज़ टोटलिटेरियन सोसाइटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन को यूज़ करते हैं एज ए टूल फॉर इंडोक्ट्रिनाइजेशन के लिए। करिकुलम इनका ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक जो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं उन्हीं को ही प्रमोट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंडोक्ट्रिनाइजेशन का मतलब होता है लाइक आप फोर्सिबली टीचिंग करते हो किसी को कि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स को एक्सेप्ट करे, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करे, फोर्सिबली पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, विदाउट एनी क्वेश्चन, वो बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनाइजेशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फाइनली जो द काइंड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ वेरीज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर लाइक कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम। इन फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम एक इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर सकें डैट मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़, ठीक है, समझ में आया। अभी और क्वेश्चन है यूनिट 3 के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए इतने ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो इजीली हमें लर्न होता रहेगा, समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में भी मैं आपको इनके लॉन्ग क्वेश्चंस ही कराऊंगी, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस और रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम कुछ फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे लाइक महात्मा गांधी, रोशो, द्विवेदी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। यूनिट 3 आपकी बस
1 से 2 वीडियो की और रहेगी, उसमें सिर्फ मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं ना, उसी में ही आपका यूनिट 3 क्वेश्चन बैंक से भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यूनिट 3 से ना शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा है, लॉन्ग क्वेश्चन इतने नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो मैं आपको सब करा दूंगी। क्योंकि यूनिट 3 में क्वेश्चन बैंक में जो आपके क्वेश्चंस गिवन है ना, उससे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। इसमें ना थोड़े अपने बच्चों के खुद के आइडियाज़ पूछे गए हैं यूनिट 3 से, सोसाइटी को लेके, है ना, कि किस तरीके से टीचर का रोल हो सकता है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी डेवलप करने में। तो कुछ आपके विचार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं इस यूनिट 3 से, जो अब तक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में। तो वो मैं सब आपको करा दूंगी। बाकी देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से मोल्ड होके आ सकता है, लेकिन आंसर तो जनरली देखो सब क्वेश्चन का सेम ही रहता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।